गुड मॉर्निंग क्लास 9। जैसा कि आपको विदित है कि हम अपनी पूर्व कक्षा में शब्द एवं पद का एक संक्षिप्त अध्ययन कर चुके हैं और अपनी पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि वर्ण वर्ण का समूह शब्द शब्द के अंदर शब्द के सार्थक होने की क्या क्या विशेषताएं हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, शब्द का विशेष अर्थ होता है, शब्द में कारक की विभक्तियां नहीं होती और वो व्याकरण के नियमों से मुक्त होता है। और फिर हमने पढ़ा कि हमारे शब्दकोश में ये शब्द कहाँ से आए, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बनावट के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं, प्रकार के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं और अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ तक का अध्ययन हमने अपनी पूर्व कक्षा में किया और फिलहाल आज की कक्षा में इसी शीर्षक को, इसी विषय को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए अब बस ये पता करेंगे कि वास्तव में शब्द जो है उसे पद क्यों कहा जाता है, कब कहा जाता है, और शब्द को यदि पद कह दिया तो अगर वो पद में रूपांतरित हुआ तो उसमें ऐसी क्या गुण और क्या विशेषताएं आ जाती है जिसकी वजह से हम उसे अब स्वतंत्र शब्द ना कह करके उसे पद की संज्ञा देते हैं। तो आइए चलिए इसी का ज्ञान प्राप्त करते हुए हम अपने इसी विषय को आज समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण था भाषा की स्वतंत्र इकाई। वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सार्थक मेल को कहते हैं हम वाक्य। ठीक है, ये वाक्य क्या थे? ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र थे। इस वाक्य का कोई विशिष्ट अर्थ था। ये वाक्य जो वर्ण जो है, सॉरी यहाँ पर बेटा हमने यहाँ थोड़ी गलती की है। वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र थे, ये शब्द विशेष अर्थ रखते थे और इन शब्दों में कारक की विभक्ति यानी कारक की विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जिसे कहते हैं और साथ में यहाँ व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम, इन दोनों से ये क्या था? इन दोनों से ये मुक्त था यानी स्वतंत्र था। ठीक है, लेकिन अब इन शब्दों को जब हमने पढ़ा कि ये शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं हमारे शब्दकोश में। और इन शब्दकोशों में ये शब्द कहाँ से आए? तो सबसे पहले आए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द थे? तो इसमें हमने अध्ययन किया था तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी हिंदी के रूपांतर शब्द, देशज यानी देशी शब्द और विदेश यानी विदेशी भाषाओं के शब्द, है ना। और दूसरा हमने पता किया था शब्दकोश में शब्द कहाँ से आए कि हमने कहा बनावट के आधार पर आए, यानी शब्दों की बनावट कैसे हुई। तो इसमें भी हमने अध्ययन किया। बने थे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होते थे और योग रूढ़ शब्द आते थे। इसके अलावा हमने पता किया था कि वास्तव में अर्थ के आधार पर शब्दकोश में शब्द कौन कौन से प्रयुक्त हुए। तो अर्थ के आधार पर भी जो शब्द प्रयुक्त हुए अर्थ के आधार पर, तो इनमें आए थे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, है ना, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और विलोम शब्द जिसे विपरीतार्थक भी बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द जिसे समानार्थी भी कहते हैं। ये यहाँ पर आ गया समानार्थी शब्द। ये तो वर्गीकरण आया अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और शब्दकोश में शब्द जो है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी हमने इसको दो हिस्सों में बांटा, एक तो थे विकारी शब्द और दूसरे थे अविकारी शब्द। विकारी के भी हमने 4 हिस्से पढ़े थे और अविकारी के भी हमने 4 हिस्से पढ़े थे। फिलहाल हम जानकारी लेंगे कि इस शब्द को पद की संज्ञा कब दी जाती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा भारत, यहाँ पे लिखा राजधानी और लिखा दिल्ली। जब मैंने इनको स्वतंत्र रूप में दिया अल्प विराम का प्रयोग करते हुए, भाई भारत अपने आप में एक शब्द है, राजधानी भी एक शब्द है जो अपना विशेष अर्थ रखता है और दिल्ली भी एक शब्द है, लेकिन इसी को मैंने इस रूप में रूपांतरित किया कि मैंने इसको लिख दिया भारत की राजधानी अब दिल्ली है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि कारक की विभक्ति यानी परसर्ग चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ।
और ये जो शब्द थे भारत, राजधानी, दिल्ली, ये अब स्वतंत्र नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इन स्वतंत्र शब्दों को हमने क्या कर दिया? वाक्य में प्रयुक्त कर दिया। क्या कर दिया? वाक्य में प्रयुक्त कर दिया। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब तक शब्द स्वतंत्र रूप में है तभी तक उनका अस्तित्व है। जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो अब ये जो शब्द है ये शब्द नहीं कहलाएंगे, बल्कि अब इनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर जब आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया गया कि बताइए स्वरूप के आधार पर ये क्या है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? शब्द है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है और अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को इन सेंटेंस के अंदर पिरो दिया गया तो अब हम इसके नीचे रेखांकन करके पूछेंगे कि बताइए रूप के आधार पर ये क्या है, तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे? पद कहेंगे। इन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो कारण मैंने तुम्हें बताया कि शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा, बल्कि पद की संज्ञा से पुकारा जाएगा, पद के नाम से अभिहित किया जाएगा। कारण, तो कारण मैंने आपको बताया। अब ये क्या आ गए? व्याकरण के नियमों में बध गए। ठीक है। अब ये क्या हुआ? इनका जो अर्थ था वो वाक्य के अनुसार रूपांतरित या परिवर्तित हो सकता है। ठीक है। अब जो है ये क्या हो गई? ये शब्द, पहली बात है, ये अपने आप में वाक्य में प्रयुक्त हो गए और वाक्य में प्रयुक्त होने की वजह से क्या हुआ? इनका अब स्वतंत्र जो अस्तित्व था वो क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। स्वतंत्र अस्तित्व का, उसका सब शब्द के स्वतंत्र अस्तित्व का नाश हो गया। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए तो इन्हें पद की संज्ञा से जाना जाता है, क्योंकि अब वो शब्द स्वतंत्र नहीं रहा, वह कारक के नियमों में बदल गया, वह वाक्य के अनुसार अपना अलग अर्थ देने लगा, यानी उसका अर्थ का रूप बदल गया। वो वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया। क्या लग गई इसके अंदर? कारक की विभक्ति का प्रयोग हो गया और इन आधारों पर अब हम इसे पद की संज्ञा से पुकारेंगे, इसे शब्द नहीं कहा जाएगा। मान लो मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ और वो उदाहरण मैं यहाँ पर आपके समक्ष लिख रही हूँ कि उपवन सुंदर खिले, मैंने यहाँ पे लिखा उपवन सुंदर खिले फूल। ठीक है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। ठीक है। अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं, कारक की विभक्ति और व्याकरण के नियमों से मुक्त है। लेकिन अब इसी को मैंने रूपांतरित किया। क्या रूपांतरण किया? उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अगर मैंने इसको इस तरह से रूपांतरित कर दिया, क्रमबद्ध रूप से पिरो दिया, तो ये देखो ये क्या लगी? कारक की विभक्ति लगी। ये पूरा का पूरा व्याकरण के आधार पर यहाँ पे दे दिया। भाई आप जब भी एक वाक्य बनाते हो तो वाक्य के अंदर उसके क्या क्या जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? भाई वाक्य में उद्देश्य होता है, वाक्य में उसका कर्म होता है, वाक्य में उसकी क्रिया होती है, वो सारी यहाँ, यानी इसकी फॉर्मेशन सही है। तो ये क्या हो गया? ये अपने आप में व्याकरण के नियमों तथा कारक के विभक्ति चिन्हों से क्या हो गया? से युक्त हो गया। ठीक है। और सबसे प्रमुख बात क्या रह गई? अब ये जो शब्द थे ये क्या हो गए? ये शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो गए। क्या हो गया? वाक्य में प्रयुक्त हो गए। वाक्य में प्रयुक्त होने की वजह से अब इनका जो अर्थ था वो विशेष नहीं, बल्कि इनका अर्थ वाक्य के आधार पर प्रस्तुत होगा, रूपांतरित या परिवर्तित भी
हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। नहीं क्यों रहा? क्योंकि अब ये व्याकरण के नियमों में बंध चुका। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि शब्द कब तक शब्द रहता है? जब तक वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने के कारण शब्द जो है वो व्याकरण के नियमों से, कारक की विभक्तियों से मुक्त होता है और उसका एक विशेष अर्थ होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कमल। कमल का नाम लेते ही तुरंत हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि कमल क्या है? अपने आप में एक पुष्प है, यानी एक फूल है। लेकिन इसी कमल को मैं चेंज करके लिखूं कि कमल कक्षा 9 का छात्र है। कमल कक्षा 9 का छात्र है। अब यहाँ कमल का तात्पर्य पुष्प आएगा क्या? यहाँ इस कमल का तात्पर्य फूल आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये शब्द जो कमल है ये अपना विशेष अर्थ नहीं दे रहा, बल्कि इसका अर्थ इस वाक्य के आधार पर बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमल कौन है? कमल यानी कोई छात्र, कोई लड़का, कोई विद्यार्थी। समझ गए? यानी वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने की वजह से शब्द का जो स्वतंत्र अर्थ था, विशेष अर्थ था, वो अपने आप ही बदल सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो व्याकरण के नियमों से बदल गया और वो कारक की विभक्तियों से युक्त हो गया। इसीलिए अब हम उसे शब्द नहीं पुकारेंगे, बल्कि उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। फिर से ध्यान दीजिए बेटा कि जब तक इनको अलग अलग रूप में लिखा जाता है तब तक वे स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, वाक्य में प्रयुक्त कर देने के कारण अब ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। अब वे वाक्य में प्रयुक्त हो गए और इसके वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वो व्याकरण के नियमों में बंध चुके, कारक की विभक्तियां उनके साथ प्रयुक्त होने लगी और उनका जो विशेष अर्थ था वो विशेष नहीं रहा, बल्कि उनका अर्थ जो है वाक्य के आधार पर प्रयुक्त होने लगा। इस आधार पर हम उसे शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि उसे क्या कहेंगे? पद की संज्ञा से सूचित करेंगे, यानी अब उसे पद के रूप में पुकारेंगे। यानी अभी हमें पता चल गया कि शब्द जो है, शब्द कब तक रहता है? जब तक वो स्वतंत्र रहता है। और जब इसी शब्द को वाक्य के अंदर अपने प्रयोग में ले लेते हैं तो उसे शब्द नहीं कहते, बल्कि उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अच्छा, पद में प्रयुक्त हो गया तो अब उसमें क्या अंतर आ गया? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये थे शब्द और यहाँ पर ये है पद। शब्द क्या होता है? शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन पद क्या है? पद है वाक्य में प्रयुक्त शब्द। समझ गए? वाक्य में प्रयुक्त शब्द। शब्द क्या है? शब्द का विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इसका एक विशेष अर्थ है कि कमल क्या है? फूल है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने की वजह से इसका क्या हुआ? इसका जो अर्थ है वो वाक्यानुसार प्रयुक्त होता है, वाक्यानुसार प्रयुक्त होता है। जैसे कमल कक्षा 9 का छात्र है, यहाँ पे कमल फूल नहीं रहा, बल्कि कमल क्या बन गया? कमल अपना अर्थ दे रहा है, यानी वो कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है। ये क्या है? ये व्याकरण के नियम, व्याकरण के नियम से रहित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें व्याकरण के नियमों से, व्याकरण के नियमों से बद्ध होता है। बद्ध होना, बंधा होना। ठीक है, इसमें कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति नहीं लगती है ना। स्वतंत्र है तो क्यों लगेगी भाई? इनमें कहाँ है कारक की विभक्ति? नहीं लगी। लेकिन जब हम इसे वाक्य में ले आते हैं तो कारक की विभक्ति युक्त हो जाता है, कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन चारों आधारों पर हम शब्द में और पद में अंतर करते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि शब्द कब तक शब्द रहता है और इस शब्द को हम पद की संज्ञा से कब पुकारेंगे। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब जैसे हमने शब्द का वर्गीकरण किया था कि शब्द कितने कितने प्रकार के होते हैं, वैसे ही अब हम यहाँ पर पदों का वर्गीकरण करेंगे, यानी पद कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने रूप थे? 2, विकारी और अविकारी। तो अब पदों का वर्गीकरण
पदों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया? 2 आधारों पर किया गया। और वो 2 आधार कौन से हैं? एक तो है विकारी और दूसरा है अविकारी। एक तो है विकारी और दूसरा है अविकारी। यानी विकारी में कौन कौन से हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन 4 आधारों पर परिवर्तन आता है, परिवर्तन संभव है, वो कहलाते हैं विकारी। तो विकारी पदों में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला आता है संज्ञा पद, ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है सर्वनाम पद, तीसरा आता है क्रियापद और अंतिम आता है विशेषण, सर्वनाम पद, और चौथा आता है विशेषण पद, ठीक है। मैं यहाँ पर उदाहरण आपके समक्ष लिखती हूँ। जैसे संज्ञा पद है, मैंने यहाँ पे लिखा छात्र ने कार्य पूर्ण किया, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिंग के आधार पर परिवर्तन कर दूं तो क्या बन जाएगा? छात्रा ने, ये तो मेल है, ये फीमेल है, कार्य पूर्ण किया, ठीक है। आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि आपको प्रश्न प्रस्तुत करते समय यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन दे दिया, बताइए ये किस तरह का पद है? तो छात्र, जिसमें सारे छात्र शामिल हैं, किसमें आता है? संज्ञा में। तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा पद। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा पद, ठीक है। इसी तरह से मैं कार्य करता हूँ, और मान लो यहाँ के नीचे, मैं के नीचे अंडरलाइन दे दी, तो मैं क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर ये क्या है? सर्वनाम पद। क्या है? सर्वनाम पद। मान लो मैं सुंदर कार्य करता हूँ, सुंदर कार्य करता हूँ, सुंदर के नीचे अंडरलाइन दे दिया, तो सुंदर क्या है? विशेषता हुई। तो यहाँ पर ये क्या है? विशेषण पद। क्या हो जाएगा? विशेषण पद। और कार्य करता हूँ, कार्य करना, कार्य तो हो गया ऑब्जेक्ट, सिर्फ दिया गया है करता हूँ। करता हूँ यानी मैंने, डू या डज का फॉर्म आता है वर्ब का, तो डू या डज जो है क्रिया है, करता हूँ की जगह क्या आ जाएगा? ये किस तरह का पद है? ये है क्रियापद। तो विकारी के आधार पर यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इस तरह के पदों का हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। यानी विकारी पदों में कितने पद शामिल है? 4 पद शामिल है। विकारी है, इसमें 4 पद शामिल है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद और विशेषण पद। अविकारी में भी कितने शामिल है? 4। इसमें पहला आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पद। दूसरा संबंध बोधक पद, संबंध बोधक पद। तीसरा समुच्चय बोधक पद, समुच्चय बोधक पद। और अंतिम आ जाता है समुच्चय बोधक पद, अंतिम आ जाता है विस्मयादि बोधक पद। कौन सा आ जाता है? विस्मयादि बोधक पद। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? विस्मयादि बोधक पद, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ वह जोर जोर से बोलता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रेखांकन किया जोर जोर से। बोलता है क्रिया है, क्रिया की भी विशेषता बताई जोर जोर से, है ना, यानी लाउडली, बहुत तेज आवाज में। तो जब क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। तो हम इसको क्या पता लगाएंगे? ये किस तरह का पद है? ये है क्रिया विशेषण पद। क्या कहेंगे हम इसको? क्रिया विशेषण पद। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय के आगे, मैंने यहाँ पे लिखा है विद्यालय, विद्यालय के आगे सुंदर बगीचा है, सुंदर बगीचा है। इस तरह का एक सेंटेंस लिखा और के आगे के नीचे रेखांकन कर दिया।
जब आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले जो शब्द वो संबंध बोधक कहलाते, तो हम इसको क्या लिख देंगे, संबंध बोधक पद। क्या कहलाएगा ये, संबंध बोधक पद। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहन बाजार गया और सब्जियां खरीद कर लाया, सब्जियां लाया। ठीक है, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। मोहन बाजार गया तो मोहन सब्जियां लाया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। दो अलग अलग वाक्यों को किससे जोड़ा गया, संयोजक शब्द से। ये संयोजक शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मैंने आपको इससे पूर्व वाली कक्षा में पढ़ाया था, और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु अथवा एवं या, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन दे दिया तो ये कहलाएगा समुच्चय बोधक पद। क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक पद। मैंने कहा शाबाश, शाबाश आपने प्रतियोगिता जीत ली, प्रतियोगिता जीत ली। शाबाश आपने प्रतियोगिता जीत ली, शाबाश के नीचे अंडरलाइन। तो बताइए ये किस तरह का पद है, तो ये अपने आप में क्या है, विस्मयादि बोधक पद। शब्द नहीं कहेंगे बेटा, पद कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अगर सिंपल फॉर्म में होता तो इसे हम शब्द कहते, लेकिन यहाँ सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है, इस वजह से हम इसे कहेंगे पद। समझ आ गई बात। तो इस तरह से पदों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। एक तो आता है विकारी पद, दूसरा आता है अविकारी पद। विकारी पद में इसके चार हिस्से हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद और विशेषण पद, जिसके उदाहरण मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित किए। इसी तरह से अविकारी के भी चार महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद और विस्मयादि बोधक पद, जिनको भी मैंने यहाँ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहले बताइए वर्ण किसे कहते हैं, या शब्द की परिभाषा दीजिए, अथवा शब्द जो है शब्दकोश में किस तरह से बने, या शब्दकोश में शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति, उनकी बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और बनावट के आधार पर रूढ़, योगी और रूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक, विपरीतार्थक, समानार्थी। इसी तरह से प्रकार्य या प्रयोग के आधार पर विकारी तथा अविकारी। अब शब्द को पद कब कहा जाता है, तो जब वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। क्योंकि, कारण दीजिए, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है, उसका विशेष अर्थ नहीं रहता, बल्कि उसका अर्थ वाक्य के अनुसार प्रयुक्त होता है, वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और कारक की विभक्तियों से युक्त हो जाता है। अच्छा ये बताइए शब्द और पद में अंतर क्या है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले शब्द और पद में अंतर भी समझा दिया। और इसी तरह से पद जो है, पदों का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया गया, दो हिस्सों में किया गया। तो किन आधारों पर, दो आधारों पर, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद में कितने पद शामिल है, चार पद शामिल है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद और विशेषण पद। और अविकारी पद में कितने पद शामिल है, चार पद शामिल है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ लिया जाएगा कि मान लो यहाँ पे लिखा पुस्तक, लाल, मेज, बताइए ये क्या है। तो हम बताएंगे ये तो भाई शब्द है। ठीक है, मैंने इसी को चेंज करके लिख दिया कि भाई पुस्तक, लाल रंग की पुस्तक, लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर रखी है। मान लो इस तरह से, तो लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, की लग गया, पर लग गया। अब इनके नीचे अगर अंडरलाइन करके पूछ लिया बताइए ये क्या है, तो अब हम कहेंगे ये पद है, ये शब्द नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए, और वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण कारक के नियमों से बच गए, कारक व्याकरण के नियमों से बच गए, कारक की विभक्तियों से युक्त हो गए, और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। ये विशेष अर्थ नहीं बल्कि अपना अर्थ वाक्य के आधार पर ही देंगे, अतः हम इनको पद कहेंगे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। इस आधार पर आपके हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक शब्द एवं पद कौन होता है,
घर पर सुचारू रूप से आप इसका दोहरान करें और इससे अभ्यास करें, ताकि ये आपका टॉपिक जो है अच्छे से पुष्ट हो सके, पोषित हो सके और आपको अच्छे से याद हो सके। धन्यवाद बेटा आप सभी का।